आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ज्ञान पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज को। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है और मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जब रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है रिसर्च। अगर आपने रिसर्च का मतलब समझ लिया तो इसका मतलब आपने पूरे टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट को समझ लिया। अब देखिए, रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च, दो वर्ड से बना है। री का मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा से, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, किसी चीज को फाइंड आउट करना, किसी नई चीज को डेवलप करना, नया इंसाइट डेवलप करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि आपने 12th की, अब 12th के बाद आपने LLB करनी है, ठीक है। पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि मेरे को करना क्या है, अपनी लाइफ में बनना क्या है। तो आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना एडवोकेट बनना है। अब 12th के बाद आप क्या क्या करोगे जिसके बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है। आपको जवाब मिला कि मेरे को एडवोकेसी करनी है। देन उसके बाद आपने 12th कर ली। 12th के बाद आप चेकआउट करोगे कि किस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद, मतलब कि किस कोर्स में मैं एडमिशन लूँ जिसके बाद मैं एडवोकेट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। देन आपने पता किया कि BLLB या BBLLB के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और ग्रेजुएशन के बाद मैं LLB कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हो, जिसके चलते फिर आपने एडमिशन लेने के लिए पता किया कि किस तरीके से एडमिशन हो सकता है, कौन से पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे क्लैट है या कोई दूसरा पेपर है। फिर आपने उस चीज़ के बारे में पता किया, सिलेबस के बारे में पता किया, आपने उसकी प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, कट ऑफ आई, कट ऑफ के बाद आपने चेक किया कि आप किन किन कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं। देन उसके बाद आपने चीज़ों को कंपेयर किया कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ट्रैवलिंग का क्या है, उसके अलावा फीस कितनी है, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो सारी चीज़ें आपने चेकआउट की। देन उसके बाद आपने एडमिशन लिया। तो यहाँ पर आपने एक रिसर्च की, आपने सिस्टमेटिक वे में रिसर्च की। देखिए, रिसर्च रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अगेन और इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। देखिए, हम बोल रहे हैं रिसर्च, हम दोबारा से रिसर्च करते हैं। जब आप PhD में एनरोल करते हो तो आपको पता है, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके ऊपर पहले किसी ना किसी ने रिसर्च कर रखी होती है, लेकिन आपको उसी रिसर्च में, उसी टॉपिक में अपना एक नया इंसाइट लेके आना है, उसमें नई चीज़ों को बताना है जो पहले नहीं किसी ने सर्च की है। आपका जो क्वेश्चन होगा, आपकी जो क्वेरी होगी, वो सबसे अलग होनी चाहिए। उसमें कोई ना कोई नया पॉइंट होना चाहिए, कोई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो चीज़ पहले से सर्च हो चुकी है, उसी चीज़ के ऊपर हम दोबारा से रिसर्च कंडक्ट करते हैं, नई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद हम अपनी थीसिस को तैयार करते हैं, दैट इज रिसर्च। सो रिसर्च को हम क्या बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक मैनर में कंडक्ट की जाती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने एडमिशन के प्रोसेस में देखा, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया। तो उसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर जैसे कि मेडिकल फील्ड में रिसर्च करते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में करते हैं, मैनेजमेंट में करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सर्च करते हैं। तो सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को रिसर्च किया जाता है। और वो सिस्टमेटिक मैनर क्या है, वो हम मेथडोलॉजी में पढ़ते हैं। मेथड जो बताए जाते हैं वो बताते हैं कि सिस्टमैटिक मैनर क्या, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने का। सो रिसर्च इज अ केयरफुल एंड डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इंसाइट इन एनी फील्ड ऑफ नॉलेज। मतलब आप किसी भी फील्ड में आप किसी भी नई चीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर की दवाई डेवलप करनी है, तो आप क्या करोगे, केयरफुल स्टडी करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करोगे, नए फैक्ट्स चेकआउट करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि किस तरीके से हम नई चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, क्या नई फैक्ट है, क्या नई चीज़ें हैं पेशेंट्स के अंदर, क्या नए सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। उसके बेसिस पर आप उस चीज़ को चेकआउट करके, उन फैक्ट्स को चेकआउट करके, देन उसके बाद आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर एक नई दवाई को डेवलप करोगे। तो यहाँ पर आपने सिस्टमेटिक वे में किया सब कुछ, मतलब स्टेप बाय स्टेप किया। इन्वेस्टिगेशन की, मतलब आपने फैक्ट्स को सर्च किया। फिर आपको नॉलेज मिली, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेहतरीन हुई। सो
क्रिसवेल बोलते हैं, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। देखिए, आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो। आप जो पढ़ोगे और आप जो समझोगे, हो सकता है दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने वो चीज उस तरीके से नहीं देखी होगी। आप एक नया इंसाइट लेके आते हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो। सो दैट इज रिसर्च। अगर आपने उसके ऊपर कंटिन्यूटी में रखा और आपने उस चीज को डेवलप करके लिख दिया, बता दिया दुनिया को, तो आपके रिसर्च को सब जानेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब फर्क ये पड़ता है कि आपने उस चीज को कितनी डिटेल में पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, कितना एनालाइज किया, आपने फैक्ट्स को कितने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। नाउ सी, therefore, research can be understood as a systematic and methodological process of inquiry and investigation that contributes to the expansion of knowledge. At the end, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं और एट द एंड हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है सिस्टमैटिक वे में करते हैं, उसके लिए हमें फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है अच्छे तरीके से, और हम इनको एक मेथड के प्रोसेस के थ्रू अडोप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं। जैसे कि जब आप थीसिस लिखते हो ना, वैसे भी इस टॉपिक को जब हम और आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देखोगे कि जब भी हम कोई थीसिस लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च होती हैं उस चीज़ों को हम पढ़ते हैं, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। हम किस मेथड से उसको करेंगे, मतलब कि क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, ये सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं। फिर चैप्टराइजेशन करते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं, समरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फॉलो करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, और एट द एंड हमें सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है। एट द एंड हम अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतरीन बनाते हैं आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च। हमारे पास 5 बेसिक मेथड हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, मतलब हम नॉलेज गेन करते हैं। और धीरे धीरे हमारा जब दिमाग ये बोलता है कि इस चीज़ को मेरे को और ज़्यादा एनालाइज करना है, तो हम उसको रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि इंट्यूशन मतलब कि इंटरनल गट फीलिंग, अंदर से कोई फीलिंग आना, अंदर से कोई आवाज़ आना जो आपको बताती है कि क्या गलत है, क्या सही है। आपको वहां से आपकी अंदर की आवाज़ से आपने एक नॉलेज तो एक्वायर कर ली, लेकिन आप उस चीज़ को और रिसर्च करोगे कि वो गलत है या ठीक है। सेकेंड वन होता है अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। जब कोई आपको बताता है, मतलब जब कोई आपको कंट्रोल करता है या फिर आपको कमांड दे सकता है, उसके पास पावर है, तो अथॉरिटी बताती है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। जैसे कि लड़कियों को बोला जाता है कि आप घर के काम करोगे, और लड़कों को बोला जाता है कि आप बाहर के काम करोगे, आउटसाइड वर्क। सो यहाँ पर ये चीज़ अथॉरिटी ने बता दी तो हम इसको बिल्कुल सच मानते हैं। अब आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप इसको सच मान के आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हो, या फिर आप इसको गलत मान के अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर भी एक इंसान अपनी नॉलेज एक्वायर करता है, देन उसके बाद उसको और इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करता है। देन आता है रैशनलिज्म का मतलब होता है लॉजिक और रीजनिंग, मतलब कि तर्क वितर्क होता है। लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस के बेसिस पर मानते हैं चीज़ ठीक है या गलत है। यहाँ पर इमोशंस का, अथॉरिटी का कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। देन आता है इंपीरियसिज्म का मतलब होता है अनुभव, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, कि आपने अपनी लाइफ में किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अब जैसे रेप है या फिर एसिड अटैक है या डावरी डेथ है, अब लड़कियां बोलती हैं कि ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं, उनके हिसाब से चीज़ गलत है। लेकिन लड़के इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, वो सिर्फ दूर से देखते हैं। दे ऑलवेज बीन इन अथॉरिटी। तो यहाँ पर उनके हिसाब से वो चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे वो लड़कियों के दिमाग से या फिर लड़कियों के मन से होगी। तो इंपीरियसिज्म का मतलब होता है कि लाइफ के अनुभव, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, उसके बेसिस पर फिर आप नॉलेज एक्वायर करते हो और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, देन उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। देन आता है साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि वैज्ञानिक शोध होता है। इसमें सवाल होगा, डाटा कलेक्शन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, देन उसके बाद कंक्लूजन आएगा। तो यहाँ पर प्रूफ के बेसिस पर और एविडेंस के बेसिस पर चीज़ों को गलत सही बताते हैं। तो
तो इन 5 तरीकों से आप अपनी नॉलेज को रिसर्च की तरफ लेके जा सकते हो। ये इंट्यूशन हर इंसान को होती है, अब डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति कि वो अपनी इस नॉलेज को, जिस भी तरीके से उसको नॉलेज मिलती है, उसको रिसर्च की तरफ लेके जाता है या नहीं लेके जाता। ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, रिसर्च जो वर्ड है, इसमें आर का मतलब है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आप लॉजिक के साथ चीजों को सोचते हो, समझते हो। एक्सपेरिमेंट, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, इसका मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपने गेन किया है, उसमें आप स्किलफुल हो, मतलब आपके पास उसमें हाईली स्किलफुल नॉलेज है, आप उस चीज को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और वो जो नॉलेज है ना, वो कंप्लीट है, डिटेल्ड है, तर्क के साथ है। देन सर्च एंड सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, हमारी कोई फीलिंग है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर सर्च करते हैं और एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टनेस, मतलब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हम चीज़ों को, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। आर का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, मतलब जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि रेप है, डावरी डेथ है, या फिर हाउस होल्ड वर्क, या फिर आउटसाइड वर्क फॉर बॉयज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं फैक्ट्स क्या हैं, और उन फैक्ट्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं कि एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से कनेक्टेड है। देन उसके बाद आता है सी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंटेस्टेड जनरलाइजेशन। इसका मतलब आपको हर चीज बड़े ही अच्छे से एनालाइज करनी है, आपको कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है, हर चीज को केयरफुल स्टडी करना है। देन हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्क, इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहना है। आप कोई भी रिसर्च करते हो, उसको एक माइंडसेट के चलते नहीं पढ़ना है, आपको हर चीज को हर तरीके से एनालाइज करना है, और देन उसको समझ के उसके ऊपर रिसर्च करनी है। अगर आपकी रिसर्च में होनेस्टी नहीं है, इसका मतलब आपकी रिसर्च ठीक भी नहीं है, सच भी नहीं है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।